हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग नए नए कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आते हैं, उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिशियन का डीसी मशीन। अपन पढ़ रहे हैं, रोज के 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है एग्जाम में फटाफट से, और कॉन्सेप्ट वाइज उसे समझना है, उसे हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो डीसी मशीन हमारा टॉपिक चल रहा है, उसी के हम आगे नेक्स्ट सीरीज को, टॉप 20 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, पहले हमने 2 पार्ट इसके निकाल चुके हैं। इसका जो थर्ड जो पार्ट है वो डीसी मशीन का ही है, सेम टॉपिक, और उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम है डीसी मशीन। इसका जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, वो क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा जो जनित्र है, जनित्र मैंने बताया था आपको पहले जनरेटर, कौन सा जो जनरेटर है वो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकता है। तो जनरेटर जो होता है, उस जनरेटर का मेन हमें को पता है कि जो जनरेटर होता है उसको जब अपन इनपुट देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। बाहर वो क्या निकालता है, आउटपुट के अंदर क्या निकालता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को अपन कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि जो अवशिष्ट, कौन सा जो जनरेटर है वो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, मतलब जनरेटर में कुछ ना कुछ चुंबक जो है वो बचा हुआ होता है। वो अवशिष्ट चुंबकत्व जो है हर सब मशीन के अंदर रहता है। बिना उस अवशिष्ट चुंबकत्व के अगर मोटर अपन स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। तो ये बता रहा है कि कौन सा ऐसा जनरेटर है जो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर आंसर है पृथक उत्तेजित जनरेटर, है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। मतलब उसको अलग से वैसे ही सप्लाई मिलती रहती है बैटरी के द्वारा। ठीक है, तो वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, मतलब फीडबैक उसका मिलता, आउटपुट से उसको इनपुट में फीडबैक नहीं, आउटपुट से उसको इनपुट में कोई सप्लाई नहीं मिलता, वो अपने हिसाब से चलता रहता है। तो इसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो जैसे ये आर्मेचर है, इसको सप्लाई मिल रही है। ठीक है, इस आर्मेचर को सप्लाई मिल रही है, यहाँ से डीसी सप्लाई, डीसी बैटरी के द्वारा इसको सप्लाई मिल रही है, और ये इसकी फील्ड है और ये इसका लोड है। ठीक है, ये फील्ड है और ये लोड है और ये सप्लाई इसको। तो इसके इस टाइप का जो जनरेटर है इसे बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड या पृथक उत्तेजित जनरेटर। इसको अलग से वैसे ही सप्लाई मिल रही है। बाकी दूसरे जनरेटर में क्या होता है, जो आउटपुट में जो आती है वो इनपुट के अंदर जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग से उसको सप्लाई मिल रही है। तो इसके लिए अलग से रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो इसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के बिना भी ये चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी डीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लो हमारे पास, अब मान लो कोई जनरेटर है जिसका अवशिष्ट चुंबकत्व जो है समाप्त हो गया है, बाकी सभी मशीनों के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व चाहिए। मान लो इस जनरेटर के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, मान लो कि अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया किसी कारण से, तो अवशिष्ट चुंबकत्व को वापस से कैसे प्राप्त करेंगे? तो जैसे उस जनरेटर में हो रहा था उसी प्रकार से उस जनरेटर को बिजली, मतलब विद्युत बैटरी से जोड़ देंगे, सॉरी, उस जनरेटर को बैटरी से जोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है, उसमें जो शंट फील्ड है उसको कुछ मिनट के लिए अपन बैटरी के साथ संयोजित कर देंगे। ठीक है, जिसकी शंट वाइंडिंग है उसको बैटरी से जोड़ देंगे। नेक्स्ट तो आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, यदि किसी डीसी सेल्फ एक्साइटेड, स्व उत्तेजित मतलब था सेल्फ एक्साइटेड, जिसका अपन डायग्राम पहले बनाया था, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का मुख्य कारण क्या है? कौन से कारण से अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने के लिए कौन कौन सा कारण है? तो अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त है, कोई मशीन जो है वो लंबे टाइम तक अगर पड़ी रह जाती है। ठीक है, कोई जो मशीन है वो लंबे टाइम तक अगर निष्क्रिय पड़ी रहती, बिना उसको चालू किए, बिना जो एक्टिव नहीं है वो, तो उस कारण से उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है? अगर मान लो उस मोटर जो है उसकी ओवरलोडिंग है, अगर उसको ज़्यादा ओवरलोड कर दिया है,
भारी ओवरलोड कर दिया तो भी उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अगर उसके अंदर शॉर्ट सर्किट आ जाता है तो भी उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाता है। देखो अवशिष्ट चुंबकत्व होता क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा चारों उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो अवशिष्ट चुंबकत्व होता क्या है कि कोई भी मशीन है अगर मान लो काम कर रही है, उसको अपन ने बंद कर दिया, ठीक है, तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबक मैग्नेट बना रह जाता है। ठीक है, जैसे किसी अपन वो मशीन जो है वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ मतलब उसके अंदर चलता रहता है। ठीक है, वैसे अपन उसको काम में नहीं ले रहे हैं फिर भी उसके अंदर चुंबक है और चुंबक बहते रहता है उसके अंदर, उसे बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। तो जैसे ही किसी मशीन को अपन जोड़ते सप्लाई से जोड़ते हैं तो मशीन जो रहती है पहले से जो चुंबक रहता है उसकी वजह से मशीन जो है वो एक्टिव रहती है, तो अपन उसको सप्लाई देते हैं तो मशीन चालू हो जाती है। अगर मान लो पहले से उसके अंदर चुंबक नहीं है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है, अवशेष चुंबकत्व नहीं है, तो मशीन को पहले अवशेष चुंबकत्व के जितना चुंबक उसके अंदर स्थापित करना पड़ेगा, उसके बाद वो मशीन शुरू होगी। ठीक है ना, तो ये चीज, तो अवशेष चुंबकत्व इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनरेटर। अब अपन ने अभी बैटरी चार्जिंग करते, किसी भी जनरेटर को बैटरी से चार्ज किया जाता है ताकि उसमें अवशेष चुंबकत्व बना रहे। ठीक है, तो बैटरी चार्जिंग के लिए अब कौन से वाला जनरेटर काम में लेंगे, क्योंकि डीसी चाहिए उसको चार्ज करने के लिए, तो डीसी के लिए कौन सा काम में लेंगे, तो शंट जनरेटर काम में लेंगे। ठीक है, 3 टाइप के जनरेटर होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। तो कौन सा वाला जनरेटर काम में लेंगे, शंट काम में लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर धारा की गणना किससे करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या है, शंट पूछा है। ठीक है, तो सेम बनाते, डायग्राम बना के चेक करते हैं कि ये हमारे पास है आर्मेचर और ये इसके ब्रूस लगा रखे हैं। ठीक है, और शंट जनरेटर की बात की जा रही है तो ये होगी इसकी शंट वाइंडिंग। ठीक है, और शंट वाइंडिंग किस प्रकार से करते हैं ये भी हमें होना चाहिए। ये जो वाइंडिंग है ये पतले वायर और ज्यादा टर्न से करते हैं, पतले वायर और ज्यादा टर्नों की संख्या मतलब उसमें ज्यादा है तो वो शंट वाइंडिंग कहलाती है। और सीरीज वाइंडिंग क्या होती है, जिसमें मोटे तो होते हैं, मोटा तो वायर होता है और कम टर्न होते हैं, तो ये कौन सी वाइंडिंग कहलाती है, ये शंट वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, ये कौन सी वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग, और ये कौन सी वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग कहलाती है। तो यहां पर शंट जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो ये शंट जनरेटर, ये इसका आर्मेचर हो गया A, और इसको अपन किसी भी नाम से कर सकते हैं, S1 S2 नाम दे दिया। ठीक है, और आगे यहां पर दे दिया लोड, ये हो गया अपना लोड हो गया। तो यहां से कौन सी करंट निकलेगी, यहां से IA करंट निकलेगी, IA, वो करंट इसमें जाएगी तो ये हो गया ISH, और वही करंट इसके अंदर जाएगी तो वो हो गया IL। तो देखो अब क्या पूछा इसने कि आर्मेचर धारा की गणना किस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो यहां पर अपन चेक करते हैं, देखो करंट कितनी प्रोड्यूस हो रही, उत्पन्न हो रही है, तो IA करंट जो है वो उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और वो करंट किस में बढ़ रही है, ISH में प्लस IL। यहां पर अपन लगाएंगे किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इस बिंदु पे लगाएंगे कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, आने वाली किसी बिंदु पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो इस बिंदु पर देखो आ कौन सी करंट रही है, IA आ रही है, और जा कौन सी रही है, ये दोनों जा रही है, तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो आने वाली धारा कौन है, केवल IA आ रही है, और जा कौन सी रही है, दो करंट जा रही है, ISH और IL। इसका मतलब आने वाली धारा IA बराबर, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डीसी शंट जनरेटर, सेम डायग्राम हमारे को वापस से बनाना पड़ेगा, मिटा दिया गलती से तो वापस से बना देते हैं। ये हो गया लोड, तो डीसी शंट जनरेटर को लोड को 15 एम्पीयर करंट दे रहा है, इसका मतलब यहाँ कितनी करंट जा रही है, ये लोड है हमारा, यहाँ 15 एम्पीयर की करंट जा रही है। यदि टर्मिनल वोल्टेज का मान 220 वोल्ट है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, देखो यहाँ पर जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है इसे तो बोलते हैं EMF वोल्टेज, इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, EMF वोल्टेज, या ठीक है EMF वोल्टेज बोलते हैं, E बोल सकते हैं अपन इसको। टर्मिनल पर जो वोल्टेज उत्पन्न होने से ET से दर्शाते हैं, ET से दर्शाते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है
उसे ET से दर्शाते हैं। ये शंट वाइंडिंग हो गई और ये लोड हो गया, और इसके अंदर भी कुछ ना कुछ आर्मेचर के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है? तो आर्मेचर का ही सबसे कम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस है, उसे RA से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोड को 15 एम्पीयर करंट दे रहा है, तो लोड में कितनी एम्पीयर करंट जा रही है? 15 एम्पीयर। यदि टर्मिनल वोल्टेज का मान 220 वोल्ट हो तो शंट फील्ड का प्रतिरोध 220 हो। यहाँ पर 220 वोल्ट इसका प्रतिरोध है, और ये बोला टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज होता है लोड के ऊपर, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज है? यहाँ पर है 220 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ 220 है, यहाँ 220 है, तो यहाँ से हम करंट का मान निकाल सकते हैं। और शंट फील्ड का प्रतिरोध दे रखा है RSH कितना दे रखा है? 220 ओम दे रखा है। तो यहाँ अपन करंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ करंट निकालेंगे ISH बराबर होता है V बटा RSH, ठीक है। तो V कितना हमारे पास? 220, और RSH भी कितना है? 220। 220 से 220 कट जाएंगे तो IA बराबर 1 एम्पीयर। ISH कितनी आ जाएगी? 1 एम्पीयर। तो इसके अंदर कितनी करंट जा रही है? 1 एम्पीयर करंट जा रही है। तो अब ये पूछ रहा है कि आर्मेचर धारा का मान कितना होगा। तो आर्मेचर धारा कौन सी है? वही KCL लगाएंगे। KCL मतलब आने वाली धारा किसी बिंदु पर IA बराबर जाने वाली धारा। तो इस बिंदु पर आने वाली हमें निकालना IA, और जहाँ कौन सी रही है? 15 और 1, तो 15 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 16 एम्पीयर। तो कुल कितनी करंट जो है वो आर्मेचर ने उत्पन्न की है, प्रोड्यूस की है? 16 एम्पीयर करंट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि लंबी ट्रांसमिशन लाइन, लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनरेटर, अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है और उसको फिक्स वोल्टेज चाहिए तो कौन सा कंपाउंड जनरेटर के भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। कंपाउंड जनरेटर 2 टाइप के, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, और उसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। उसमें ओवर कंपाउंड होता है, लेवल कंपाउंड होता है, अंडर कंपाउंड होता है। तो ऐसे, तो इसमें आंसर क्या होगा? ओवर कंपाउंड होगा, जो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए है। ओवर कंपाउंड वाला आंसर सही हो जाएगा। तो 41 का A सही हो जाएगा। 40। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जिससे मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ उसमें क्वेश्चन नंबर वाइज दे रखे हैं, इसलिए मेरे मुंह से बार बार क्वेश्चन निकल रहा है। आपके इसमें क्वेश्चन शो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन वही है सेम, ठीक है। तो हमें मैटर को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन है और किसका आंसर क्या है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन वाले का आंसर क्या है? ओवर कंपाउंड। नेक्स्ट, किसी डीसी जनरेटर का आउटपुट किस, देखो मैं जनरेटर को बार बार जनरेटर कह रहा हूँ, ठीक है। तो किसी डीसी जनरेटर का आउटपुट किस समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है? तो देखो जनरेटर के अंदर क्या होता है? तो जनरेटर के अंदर ये होता है, जनरेटर में EMF पहले प्रोड्यूस होता है, बाद में टर्मिनल वोल्टेज बनता है। जबकि मोटर के अंदर क्या होता है? पहले टर्मिनल वोल्टेज अपन उसको देते हैं, तो वो बाद में EMF उसके अंदर आर्मेचर के अंदर इंड्यूस होता है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि जनरेटर के अंदर क्या हुआ? पहले EMF इंड्यूस्ड हुआ, उसके बाद में जो टर्मिनल वोल्टेज बना वो प्लस उसके अंदर जो वोल्टता पात है, जो ड्रॉप है, जैसे IA RSH, तो IA मान लिया और RSH ऐसा मान लिया, RA मान लिया, IRA मान लिया, IRA प्लस IS RSH, तो ऐसे, ठीक है। ये सारे तो E बराबर क्या होगा? V प्लस इस V प्लस IA RA प्लस यहाँ ब्रूस ड्रॉप भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? E बराबर, तो यहाँ ये दे ही रखा RSH, तो यहाँ पर केवल यही दे रखा है। E बराबर क्या हो जाएगा? V प्लस IA RA। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी डीसी शंट जनरेटर का उपयोग क्या है? तो शंट जनरेटर देखो सबका उपयोग अलग अलग होता है, तो सबकी सबसे पहले कुछ ना कुछ खास क्वालिटी जो है, कौन सा जनरेटर कहाँ काम आता है, क्यों आता है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो जनरेटर सबसे पहले 3 टाइप के होते हैं। डीसी मशीन है, डीसी मशीन चैप्टर का नाम है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन जो है हमारा वो जनरेटर का है, तो जनरेटर की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है डीसी सीरीज, और उसके बाद आ रहा है डीसी शंट, और तीसरा है डीसी कंपाउंड। तो डीसी सीरीज जो जनरेटर होता है, एक सेपरेटली एक्साइटेड है, उसको भी मैंने लिखा नहीं है, तो नॉर्मल लिखा है। डीसी सीरीज जो होता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क होता है। डीसी शंट जो होता है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? सभी से कम होता है, सबसे कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्टार्टिंग
वैसे डीसी मोटर के लिए टॉर्क काम आएगा, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ों के लिए जो काम में आता है वो डीसी सीरीज काम आता है, और जिसकी स्पीड एक समान हो, जैसे पावरफुल है ना इंजन, जैसे रेलवे ट्रैक्शन हो गया, वहाँ पर डीसी सीरीज काम आ रहा है, ठीक है। डीसी सीरीज शंट जो होता है वहाँ पर जिसका जो एक समान स्पीड पे चलता है, कोई मशीन है वो एक समान स्पीड पे अगर हमें उसे चलाना है तो उसके लिए हमारे को डीसी शंट जनरेटर काम में लेते हैं। डीसी कंपाउंड क्या होता है, इन दोनों के मिक्स। अगर हमारे को पावरफुल भी चाहिए और स्पीड भी उसकी रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, स्पीड कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम डीसी कंपाउंड काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हो गया। तो अभी हमारे को यहाँ क्या पूछा है कि डीसी शंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो डीसी शंट का उपयोग वेल्डिंग देखो, वेल्डिंग करने के लिए, बूस्टर के लिए, बूस्टर मतलब ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने के लिए तो ये काम में आएगा डीसी शंट सीरीज जनरेटर। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इसके अंदर भी ये काम आएगा और वेल्डिंग के अंदर भी यही काम आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो डीसी शंट जनरेटर जो होती है एक समान स्पीड पे, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, किसी भी अपने उपकरण है उसके ऊपर मान लो प्लेटिंग करना, किसी दूसरी परत चढ़ाना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो वहां पर एक समान स्पीड की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर डीसी शंट जनरेटर आंसर। नेक्स्ट है, एक लंबे शंट कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज 400 वोल्ट है। देखो शंट कंपाउंड जनरेटर है और टर्मिनल वोल्टेज सेम टू सेम क्या दे रखा है, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज को सबसे पहले क्या है, डीसी शंट जनरेटर, ये शंट जनरेटर, उसमें क्या दे रखा है, वी दे रखा है। टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट, ठीक है। उसकी फील्ड शंट प्रतिरोध, फील्ड मतलब उसका जो फील्ड वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध कितना है, उसका प्रतिरोध है 80 ओम। तो शंट फील्ड करंट निकालो, तो वोल्टेज तो सब में सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर आई एस एच अपन निकाल सकते हैं कि नॉर्मल है वी अपॉन आर एस एच। तो वी कितना हो गया और आर एस एच कितना हो गया, दोनों का मान रख देंगे। वी हो जाएगा 400 और आर एस एच हो जाएगा 80। आंसर हो जाएगा हमारे 5 एम्पियर। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 5 एम्पियर का आ रहा है, तो ऑप्शन में देखो 5 एम्पियर तो नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी 50 एम्पियर है ना, उसकी जगह 5 एम्पियर गलत प्रिंट हो गया ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही आता है, इसे हमें याद होना चाहिए कि डीसी जो सीरीज जनरेटर है वो कहाँ उपयोग आता है, शंट कहाँ आता है, कंपाउंड अभी मैंने बताया था, डिस्कस कराया था। तो सीरीज जनरेटर वहाँ काम आता है जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है पावरफुल के लिए। तो यहाँ पावरफुल के लिए क्या काम है, तो यहाँ पर बूस्टर के रूप में, बूस्टर मतलब किसी वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर वहाँ काम में आता है जहाँ पर एक समान स्पीड की जरूरत है। तो एक समान स्पीड है बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। तो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, ए का तो 2 हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सी है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर भी बताया था कि अलग अलग वेल्डिंग वगैरह में काम आता है, ठीक है। उसका इन दोनों से कम, दोनों के बीच में होता है, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क मान लो, उसकी पावरफुल शक्ति मान लो, तो आर्क वेल्डिंग जो होती है वहाँ पर ये काम आता है। नेक्स्ट है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो डी का क्या हो जाएगा, बचा हुआ फर्स्ट। तो विभिन्न मान का विद्युत वाहक बल प्रदान करने के लिए ये उपयोग आता है। तो ऑप्शन नंबर, ये सब चीज़ें कहाँ मिल रही है, ये सब चीज़ें मिल रही है बी के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, किसी डीसी जनरेटर के आर्मेचर में अधिकतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न कब होगा। अब मान लो कोई डीसी जनरेटर है, उसके अंदर अधिकतम मैक्सिमम विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा। तो ये हमें पता है कि ये है फील्ड वाइंडिंग और इसके बीच में होती है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। ये आर्मेचर मान लेते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग ये हो गई और आर्मेचर वाइंडिंग ये अंदर वाली वाइंडिंग, ठीक है। इसके अंदर कुछ ना कुछ वाइंडिंग होती है और सारी वाइंडिंग यहाँ पे जुड़ती है कम्यूटेटर के ऊपर, और कम्यूटेटर के ऊपर लगा होता है ब्रश लगा होता है, ठीक है। तो अभी अपन को यही देखना है कि, तो ये क्या क्वेश्चन है कि डीसी आर्मेचर में अधिकतम विद्युत वाहक बल कम उत्पन्न होगा। तो विद्युत वाहक बल क्या करने का, E बराबर m d∅dt। तो जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन कटेगा, देखो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt, और यहां से हमारे को n कांस्टेंट आता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट होती है, फिक्स टर्न होती है किसी भी मशीन के अंदर। तो E बराबर n d∅dt हो जाएगा। फाई मतलब होता है, d∅ मतलब होता है फ्लक्स में परिवर्तन, और t मतलब हो गया उसकी दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो जितनी ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन की दर होगी उतना ही ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, सीधा सा आंसर। तो जितना ज्यादा फ्लक्स इसमें काटेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार का डीसी जनरेटर
अचर वोल्टेज जनरेटर कहते हैं। तो ऐसा कौन सा जनरेटर जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करता है? कांस्टेंट वोल्टेज कौन जनरेट करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डीसी शंट जनरेटर, अपने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर प्रचालन के लिए निम्न में से कौन सा जनरेटर अधिक? अगर किसी जनरेटर को अगर पैरेलल में चलाना चाहे, देखो कोई भी चीज समांतर में क्यों चलाते हैं, तो कोई भी चीज समांतर में इसलिए चलाते हैं ताकि लोड, मतलब अगर कहीं पर लोड हमारे को ज़्यादा जरूरत रिक्वायरमेंट पड़ती है तो समांतर में अपन आके और लोड जोड़ सकते हैं। अगर हमें लोड हटाना है तो समांतर में अगर जोड़ रखे हैं तो और लोड हटा सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि 5 HP का जनरेटर है, अगर अपन ने एक लिया, मान लो उस जनरेटर की रिपेयरिंग करनी है, मेंटेनेंस करना है, कुछ भी करना हो जनरेटर के अंदर, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 5 HP को उठा के ले जाना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। या फिर हमें उस जनरेटर को कहीं ले जाना है, कहाँ है, कहीं ज़्यादा लोड है, कहीं कम लोड है, तो उस जनरेटर को हमें लगाना, तो 5 HP का जनरेटर ले जाना बहुत ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आएगा, महंगा पड़ेगा, सब चीज़ होगी। लेकिन अगर हम 5 की जगह एक एक के 5 जोड़ दें, पांचों को पैरेलल में जोड़ दें, समांतर में जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा। अगर हमें और कहीं पे लोड जोड़ना है, तो अगर मान लो 7 लोड की जरूरत पड़ी, हमने कोई इंडस्ट्री में ज़्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी, ज़्यादा लोड की जरूरत पड़ी, तो अपने को 7 का जरूरत पड़ रहा है, तो 2 और अपन एक्स्ट्रा लगा के समांतर में जोड़ सकते हैं। बाकी क्या करना पड़ेगा, बाकी 5 को हटाना पड़ेगा और 5 को हटा के और फिर 7 का नया लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या होता है। और दूसरा, अगर मान लो कहीं पे फॉल्ट आ जाता है, तो किसी एक में फॉल्ट आता है तो बाकी 4 से हमारा काम चलता रहता है, लेकिन उसमें मान लो थोड़ा सा भी कुछ फॉल्ट आया तो पूरा काम हमारे को बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी मशीनों को समांतर में जोड़ना पड़ता है। तो समांतर में जोड़ने के लिए क्या है कि कौन सा जनरेटर सबसे ज़्यादा उपयोगी है, समांतर में वही जनरेटर जोड़ा जाता है जो जिसकी क्या स्पीड क्या हो, एक समान हो। तो यहाँ पर स्पीड किसकी है, शंट जनरेटर की समान है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज में कमी किसके कारण होती है? शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज, देखो टर्मिनल वोल्टेज अभी कैसे निकालता है, पेपर ने निकाला, तो E बराबर क्या होता है, V प्लस IARA, ठीक है, यही होता है। यहाँ से V करेंगे तो V बराबर E माइनस IARA, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज कम कब होगा, तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा, आर्मेचर का प्रतिरोध। आर्मेचर का प्रतिरोध अगर अपन बढ़ा दें, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर टर्मिनल EMF 100 था और इन दोनों का मान लो 50 था, तो अपना आंसर आएगा पहले V मान लो 50 आएगा, ठीक है, 50। अब इसने कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा कि किसके कारण होती है, तो यहाँ वैसे तो इनमें ऑप्शन में आर्मेचर प्रतिरोध केवल यही आ रहा है, बाकी आर्मेचर प्रतिघात नहीं है, आर्मेचर लीकेज भी नहीं है, आर्मेचर प्रतिरोध सही हो जाएगा इसका आंसर। फिर मैं एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। मान लो प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया, प्रतिरोध का मान बढ़ाने से यहाँ पर 70 हो गया, 70 हो गया, टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया। तो टर्मिनल वोल्टेज में कमी अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, प्रतिरोध को, आर्मेचर प्रतिरोध को बढ़ाकर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस डीसी जनरेटर का रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है? तो डीसी रेगुलेशन क्या सूत्र क्या है, सबसे पहले रेगुलेशन का सूत्र देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है, ठीक है, V नो लोड, नो लोड मतलब होता है बिना भार हिंदी में, ठीक है, माइनस V फुल लोड मतलब होता है पूर्ण भार, V नो लोड माइनस V फुल लोड बटे में V फुल लोड, ठीक है। तो बिना भार पर वोल्टेज जो होता है वो कितना है, लोड लगाने पर वोल्टेज कितना हो गया। तो ये बोल रहा है कि किस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होगा। तो ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर अलग अलग जनरेटर के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। तो शंट जनरेटर जो है वो हमें ध्यान रखना है कि शंट जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो सबसे अच्छा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन को बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन इसमें कह रखा है, ठीक है। तो VR से डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट है डीसी शंट जनरेटर के बाहरी अभिलक्षण। देखो जनरेटर के अंदर क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक बनाई जाती है, ग्राफ्स के द्वारा किसी भी चीज़ को आसानी से समझा जाता है। तो ये कह रहा है कि जो बाहरी ग्राफ है, बाहरी अभिलक्षण यानी होता है ग्राफ, कैरेक्टर है ना। तो बाहरी ग्राफ किस किस के बीच में किया जाता है? तो बाहरी ग्राफ जो 2 टाइप के ग्राफ है, आंतरिक और बाहरी। तो डीसी शंट जनरेटर के अंदर जो बाहरी ग्राफ है वो टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर धारा के बीच में किया जाता है। तो V के बीच में, V और आर्मेचर करंट के बीच में ग्राफ खींचा जाता है।
तो आंसर क्या जाएगा इसका, टर्मिनल वोल्टेज के सापेक्ष फील्ड आर्मेचर करंट। टर्मिनल वोल्टेज के सापेक्ष विद्युत धारा, क्षेत्र धारा। तो हाँ, तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज के सापेक्ष आर्मेचर धारा नहीं है, क्षेत्र धारा है, ध्यान रखना ना, क्षेत्र धारा हो जाएगा। तो किस किस के बीच में खींचा जाता है ये, हाँ, तो आर्मेचर धारा जो मैंने लिखा था उसकी जगह हमारे को सही करना है कि यहाँ पर आंसर है टर्मिनल वोल्टेज और भार धारा, लोड करंट के बीच में आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक है, दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जिसको अपन बोल सकते हैं, तो किसी भी जनरेटर में आउटपुट में क्या क्या चीज़ है तो हमें पता ही है। देखो, हमें अगर कंफ्यूज होते तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर तो आता आर्मेचर, यहाँ पर आता फील्ड वाइंडिंग और यहाँ पर आता लोड। तो लोड के अंदर क्या क्या चीज होती है, तो लोड में एक तो लोड करंट जाती है और यहीं पर एक टर्मिनल वोल्टेज भी होता है। तो हम यहाँ से कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं कि इसके ये भी आउटपुट में, ये भी आउटपुट में, बाहरी कैरेक्टरिस्टिक है तो बाहरी कैरेक्टरिस्टिक इसके और इसके बीच में खींची जाती है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी डीसी शंट जनरेटर की दक्षता उच्च होती है। कब डीसी शंट जनरेटर की दक्षता कब उच्च होगी, तो इसका अपन डिस्कस फर्स्ट वाले जो इससे पहले वाला लेक्चर है उसमें कर चुके हैं कि दो टाइप की हानियां होती है, कोर लॉस और कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉस जो होती है वो परिवर्तनशील हानि है और कोर लॉस जो होती है वो स्थिर हानि, फिक्स हानि। तो परिवर्तनशील स्थिर के बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि कोर हानि कॉपर हानि के बराबर हो जाती है। नहीं सॉरी, कॉपर हानि जो है वो कोर हानि के अगर बराबर हो जाती है, स्थिर हानि स्थिर हानि के बराबर हो जाती है, तो वहां पर जो दक्षता है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, आंसर नंबर इसका क्या आ जाएगा, यहां पर चेक करेंगे अपन, चुंबकीय क्षेत्र यांत्रिक शक्ति, तो आर्मेचर, तो ये लिखा हुआ है नीचे सबसे डी वाला ऑप्शन है। ताम्र हानि जिसको अपन कॉपर लॉसेस बोलते हैं, और नियतांक क्षति, नियतांक मतलब होता है कांस्टेंट, तो इसको कोर लॉस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर में ओवर कंपाउंड के कनेक्शन बदलने के लिए क्या करना। देखो, किसी भी मोटर के को अपन को उल्टा घुमाना है मान लो, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डीसी की बात कर रहा हूँ मैं। एसी के अंदर अलग होता है, 3 फेज में अलग होता है, सिंगल फेज में, एसी में सिंगल फेज में, 3 फेज में, दोनों में अलग होता है। डीसी के अंदर बात कर रहा हूँ, डीसी के अंदर भी अलग अलग होता है। सीरीज मोटर के अगर हमारे को टर्मिनल चेंज करने हैं तो या तो सीरीज मोटर, देखो ये बना रहा हूँ सीरीज मोटर और ये हो गया, इन दोनों टर्मिनल को चेंज कर दो, मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस मोटर के ये वाले टर्मिनल चेंज हो। अगर शंट मोटर है, शंट मोटर कैसे चेंज करेंगे, तो या तो आर्मेचर के टर्मिनल या फिर फील्ड के टर्मिनल, दोनों में से एक चेंज करना है तो मोटर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, परिवर्तन हो। पहले मोटर क्लॉकवाइज घूम रही थी तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। कब, जब मोटर के डायरेक्शन अपन चेंज कर देंगे। ऐसे ही ये बात कर रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है, ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है, मोटर है, उसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी है। उसके अंदर भी कंपाउंड जनरेटर के अंदर कौन सा, ओवर कंपाउंड जनरेटर की अगर हमारे को दिशा चेंज करनी है तो हमें आर्मेचर के टर्मिनल जो है उसे बदल देंगे। अगर आर्मेचर के टर्मिनल बदल देंगे तो मोटर की दिशा क्या हो जाएगी, अपने आप चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, एक डीसी शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट है। एक डीसी शंट जनरेटर, तो शंट जनरेटर वापस से बनाते हैं, अधिकतर जो क्वेश्चन है वो शंट जनरेटर के ही है। ये शंट जनरेटर है और ये लोड है, ये RSH है, ये RL है, ये RA है, और तो टर्मिनल वोल्टेज कितना 220, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट, V बराबर, ठीक है, V बराबर 220 वोल्ट है तथा आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है। आर्मेचर का प्रतिरोध RA कितना है यहाँ पर
0.5 ओम है, ठीक है। और वैसे भी आर्मेचर का प्रतिरोध सीरीज शंट सभी से कम होता है, लगभग 1 के बराबर होता है। सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होता है? सबसे ज़्यादा प्रतिरोध जो होता है वो शंट का होता है, उसके बाद किसका प्रतिरोध होता है? उसके बाद सीरीज का होता है। और सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम हो गया। तो आर्मेचर धारा, आर्मेचर करंट, आर्मेचर के अंदर जो करंट है वो कितनी है? वो 40 एम्पीयर है। लगभग आर्मेचर के अंदर सबसे ज़्यादा करंट होती है, क्योंकि सबसे कम प्रतिरोध है तो करंट सबसे ज़्यादा होगी। इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध है तो करंट सबसे कम इसके अंदर जाएगी, ठीक है। तो इसकी 40 एम्पीयर करंट है। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना? तो ई कितना उत्पन्न हुआ? तो यहाँ पर ई जो है वो कितना उत्पन्न हुआ? तो यहाँ से अपन निकालेंगे तो ई बराबर क्या होता है? V प्लस आई ए आर ए। तो V कितना हमारे पास 220 वोल्ट है, I कितना है 0.5 है, और RA कितना है 40 है। यहाँ से जब अपन सॉल्व करेंगे तो चलो मुझे 20 आएगा। तो 220 प्लस 20 कितना हो जाएगा? तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो कितना उत्पन्न हुआ? EMF वोल्टेज, सॉरी, कितना उत्पन्न हुआ? EMF वोल्टेज 240 वोल्ट EMF उत्पन्न किया। लेकिन लास्ट में कितना मिल रहा है लोड पर? लास्ट में केवल 220 ही मिल रहा है। मतलब 20 वोल्टेज कहाँ चला गया? 20 वोल्टेज क्या हुआ? वोल्टतापात, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, 20 वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। तो 240 उत्पन्न किया लेकिन 20 वोल्टेज लॉसेस में चला गया। तो बचा कितना? 220 बचा, 240 में से 220 बचा। तो इस प्रकार से हमने डीसी मशीन के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन किए। अगले वाले पार्ट में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। और ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे आगे पहुंचाइए अपने। और आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि JMRC, DMRC, ठीक है, और भी टेक्निकल एग्जाम निकलते रहते हैं, जैसे स्टेट एग्जाम में लाइनमैन का निकलता रहता है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम हैं टेक्निकल के, उन सभी में ये वाली सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो सीरीज है वो केवल बता देते हैं कि भाई इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, लेकिन यहाँ पर हम एक एक आंसर को डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की तरह। तो जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने ही ज़्यादा आप उससे रिलेटेड और दूसरे क्वेश्चन कर सकते हो। जरूरी नहीं केवल वही वाला क्वेश्चन, एग्जाम में कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं, अलग अलग क्वेश्चन हम पूछेंगे। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम सारे क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो आप सीरीज को ऐसे ही देखते रहिए, आगे पहुंचाइए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है अलग अलग। और मैंने क्वेश्चन बहुत ही मतलब अलग अलग लिए, कभी भी रिपीट क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूँ, ताकि आपको अलग अलग क्वेश्चन मिले और आप अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो वीडियो को ऐसे देखते रहिए। वीडियो को आप सभी को, वीडियो जिन्होंने देखा है उनको बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने नहीं देखा उनको वीडियो को आप आगे पहुँचाइए। तो आज का वीडियो इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।